अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गाउट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक क्रिस्टल डिपोजिशन आर्थराइटिस है। गाउट एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जॉइंट्स में और दूसरे टिश्यूज़ में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की डिपोजिशन हो जाती है। जब ये क्रिस्टल जॉइंट में डिपॉजिटेड हो जाते हैं तो वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट की रीजन में स्वेलिंग, रेडनेस, पेन और वार्मनेस प्रोड्यूस होती है। गाउट मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है मेन में। जनरली जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है वो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, लेकिन मेन में जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है वो है गाउट। काजेस के लिहाज से गाउट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी गाउट और दूसरा है सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट 90% केसेस में प्रेजेंट होती हैं, जबकि सेकेंडरी गाउट 10% केसेस में प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी गाउट मेनली यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती हैं। ये जो यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन होती है इसका काज के बारे में पता मेनली नहीं होता, क्योंकि ये 90% केसेस में एडियोपैथिक होती हैं। इसके काज के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन 10% केसेस में ये पार्शल HGPRT जो एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। पार्शल HGPRT हाइपोक्सिन 3 गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्यूरिन की रिसाइकलिंग के लिए रिस्पांसिबल होता है। जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए तो प्यूरिन की रिसाइकलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एज ए रिज़ल्ट ये यूरिक एसिड पेयर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के फॉर्म में जॉइंट में डिपॉजिटेड हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करता है। सेकेंडरी गाउट मेनली टू रीज़न की वजह से होती है। एक तो यह है कि इसमें यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन होती है, या ये यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन की वजह से होती है। यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन जो है वो माइलोपोलर फैटी डिसऑर्डर्स, अल्कोहलिज्म और लेशनियान सिंड्रोम में होती है। जब कोई पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल इनटेक लेता है तो ये अल्कोहल क्या करता है, ये प्यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है और एज अ रिज़ल्ट ये गाउट काज करता है। लेशनियान सिंड्रोम में HGPRT की कंप्लीट डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। दूसरा जो काज है वो है यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीशन। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें किडनी के थ्रू यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम होती है और फिर यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की फॉर्म में जॉइंट में डिपॉजिटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी की तरफ भी ब्लड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट रेनल फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। जब किडनी सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन भी नहीं करता, जिसकी वजह से गाउट हो जाती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे कि डायूरेटिक्स, पायराजेनामाइड, सेलिकाइलेट्स और एथम्ब्यूटोल, ये भी यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करते हैं। रिस्क फैक्टर्स ऑफ गाउट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गाउट की रिस्क को इंक्रीज करते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसका एज 30 ईयर से अबव हो तो इसमें गाउट की रिस्क इंक्रीज होती है। मेल टू फीमेल रेशियो गाउट की 5:1 है, मीन्स 5 टाइम्स ये ज़्यादा मेल को इफेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिसमें गाउट की चांसेस इंक्रीज हो जाती है। हेवी अल्कोहल कंजम्पशन, इसके अलावा डाइट रिच इन रेड मीट एंड फ्रक्टोज, वो डाइट जिसमें रेड मीट और फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन हाई हो उसमें भी गाउट की चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं। और अगर कोई पर्सन है जो कि ऐसा डाइट लेता है जिसमें विटामिन सी की कमी हो तो उसमें भी गाउट की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेटर्निन गाउट, लीड पॉइजनिंग की वजह से जो गाउट हो जाए उसको सेटर्निन गाउट कहते हैं। जब लीड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और इसके अलावा किडनी की फंक्शन को भी डिक्रीज कर देता है। तो एज ए रिज़ल्ट यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। हाइपर यूरिसेमिया, अगर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज है तो ये भी गाउट काज कर सकती है। प्लाज्मा यूरेट लेवल जब 7 मिलीग्राम पर डिसिलीटर से इंक्रीज हो जाए तो इसको एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड में शुमार किया जाता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गाउट। क्लिनिकल फीचर के लिहाज से गाउट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्यूट गाउट और दूसरा है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट के नाम से वाज़ेह है कि ये सडन ऑनसेट की होती हैं। मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस इसमें होती है, सिंगल जॉइंट को इफेक्ट करती हैं और इसमें मेनली लोअर लिम्स ज़्यादा इफेक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्ब। 50% केसेस में ये फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जिसको पोडेगरा कहते हैं इसको इफेक्ट करती हैं। तो जब भी आपके पास कोई सिनारियो आ जाए जिसमें फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इफेक्टेड हो तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये होती हैं कि ये गाउट का पेशेंट होता है।
इसके अलावा इसकी जो मेन क्लिनिकल फीचर्स है उसमें ये होता है कि एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, इंटेंस पेन होता है वहाँ पे, लोकलाइज वार्म तो मीन्स वो जगह गर्म होती है, टेंडरनेस होती है वहाँ पे, और इसके साथ साथ वहाँ पे लिक्विसाइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई होती है। ये जो एक्यूट गाउट है ये मेनली मोनो आर्टिकुलर है, लेकिन अगर इस एक्यूट गाउट की बार बार अटैक हो जाए तो ये पॉली आर्टिकुलर भी हो सकती हैं। प्रिसिपिटेंट्स ऑफ एक्यूट गाउट, अब एक्यूट गाउट किन वजह से हो सकती हैं? अगर यूरिक एसिड का लेवल सडनली इंक्रीज हो जाए तो ये एक्यूट गाउट काज कर सकते हैं, और अगर डाइट में प्यूरिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो ये भी एक्यूट गाउट काज कर सकते हैं। सर्जरी, इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन के बाद भी एक्यूट गाउट हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे कि डायूरेटिक्स और यूरेट लोअरिंग एजेंट ये भी एक्यूट गाउट काज करते हैं। क्रोनिक गाउट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें जॉइंट्स के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें टॉफ़ी की फॉर्मेशन हो जाती है। टॉफ़ी यूरेट क्रिस्टल की एग्रीगेशन को कहते हैं जिसको जियांट सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास यूरेट क्रिस्टल की डिपोजिशन है, यूरेट क्रिस्टल की एग्रीगेशन है जिसको जियांट सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। ये जो जियांट सेल्स हैं ये यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन की रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं और ये यूरेट क्रिस्टल की एग्रीगेट को सराउंड करते हैं। तो इस वजह से टॉफ़ी जो है ये गाउट की पैथोजेनोमिक हॉलमार्क है। जब भी आप किसी सिनेरियो में टॉफ़ी देखते हैं तो ये क्रोनिक गाउट को शो करती हैं। टॉफ़ी की फॉर्मेशन मेनली जॉइंट्स जैसे कि फिंगर्स, रिस्ट और नीज की जो जॉइंट है एचेलस टेंडन और पेन्ना में होती हैं, और टॉफ़ी जिस रीजन में प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे ये एरोसिव आर्थराइटिस काज करती हैं। मीन्स वो आर्थराइटिस काज करती हैं जिसमें जॉइंट में बोन और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होती हैं, उसकी एरोजन होती हैं। एक्यूट गाउट के इनिशियल एपिसोड से लेके क्रोनिक गाउट के डेवलपमेंट में 12 ईयर्स की ड्यूरेशन लगती है। अब अगर ये गाउट सीवियर हो जाए तो ये कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन काज करती हैं? ये बॉडी में हाइपरटेंशन काज करती हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ काज करती हैं। इसके साथ साथ किडनी में ये यूरिक एसिड स्टोन की फॉर्मेशन करा लेती हैं। इसके अलावा ये यूरेट नेफ्रोपैथी काज करती हैं। जब भी यूरेट की डिपोजिशन इंटेस्टाइन में हो जाए तो इसकी वजह से निफ्रॉन में जो डिजीज़ अपेयर होती है उसको यूरेट नेफ्रोपैथी कहा जाता है। अब हम गाउट को किस तरह डायग्नोज करेंगे? यूरिक एसिड लेवल हमें गाउट के डायग्नोज में कोई हेल्प नहीं कराता, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल एक्यूट गाउट के टाइम पे नॉर्मल हो सकता है। एक्यूट अटैक के टाइम पे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एलिवेटेड होती हैं और इसके साथ साथ ल्यूकोसाइटोसिस होती है, मींस वाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज हो गई होती हैं। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और ईसार एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, तो इस वजह से ये यहाँ पे एलिवेटेड होता है। आर्थ्रोसेंटेसिस वो प्रोसीजर है जिसमें हम जॉइंट से फ्लूइड निकालते हैं, जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन कराते हैं। ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हैं गाउट की डायग्नोसिस के लिए। जब हम जॉइंट फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं तो हमें जॉइंट फ्लूइड में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल नज़र आते हैं। इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल काउंट इसमें 20,000 से लेकर 1 लाख तक होती हैं। और जब हम इस फ्लूइड की पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें वहाँ पे नीडल लाइक क्रिस्टल नज़र आते हैं और ये नेगेटिवली बायरफेरेंजेंट होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ गाउट, एनसेड्स बेस्ट इनिशियल थेरेपी हैं गाउट को ट्रीट करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है कि वहाँ पे गैस्ट्राइटिस काज करते हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई पेशेंट में रेनल इंसफिशिएंसी होती है, रेनल सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, तो हम इसमें एनसेड्स की डोज को डिक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट एनसेड को रिस्पांस शो न करे तो हम इसमें कुलचिसिन देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी यूरेट क्रिस्टल की डिपोजिशन जॉइंट में हो जाती हैं तो ये वहाँ पे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स है केमिकल्स के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं, मीन्स कीमोटेक्सिस हो जाती हैं। लेकिन ये कुलचिसिन क्या करता है कि न्यूट्रोफिल्स में माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को इनहिबिट करा देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स की डिवीजन नहीं हो पाती और एज अ रिज़ल्ट ये कीमोटेक्सिस और फिगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ये जो कुलचिसिन है इसकी डोज भी हम एनसेड्स की तरह रेनल फेल्यूर के पेशेंट में डिक्रीज़ करते हैं। स्टीराइड्स का जो शॉर्ट कोर्स है वो एक्यूट अटैक में हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन स्टीराइड यूज़ करने से पहले आपने एस्पिरेटेड जॉइंट फ्लूइड की ग्राम स्टेनिंग करवानी होती है, क्योंकि आपने इसमें इन्फेक्शन चेक करवाना होता है।
क्योंकि आप स्टीरॉयड्स को फिर यहाँ पे इन्फेक्शन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। स्टीरॉयड्स को हम डिफरेंट रूट के थ्रू देते हैं। अगर 2 जॉइंट्स या लेस देन 2 जॉइंट्स इफेक्टेड है तो हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड्स देते हैं। स्टीरॉयड्स को डायरेक्टली हम जॉइंट्स में इंजेक्ट करते हैं। और अगर 2 जॉइंट्स से ज़्यादा इफेक्टेड हैं तो हम सिस्टेमिक रूट के थ्रू देते हैं, मीन्स या तो ओरल रूट के थ्रू देते हैं या इंट्रावेनसली स्टीरॉयड्स पेशेंट को देते हैं। स्टीरॉयड्स मेनली 2 कंडीशन में यूज़ होते हैं, जब कोई पेशेंट्स एनसेड्स को रिस्पांस नहीं करता या कोई पेशेंट एनसेड्स को कांट्रा इंडिकेटेड हो। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट में रीनल इंसफिशिएंसी है तो आप उसमें एनसेड्स की जगह स्टीरॉयड्स को यूज़ करेंगे। क्रोनिक मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि आपने हाई प्यूरिन डाइट नहीं लेनी है, मीन्स जो मीट है और सी फूड है उससे आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा आपने अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना है और इसके अलावा वो ड्रग्स जो कि हाइपर यूरेसेमिया को प्रमोट करते हैं उसको आपने अवॉइड करना है। यूरेट लोअरिंग थेरेपी, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि यूरेट की लेवल बॉडी में डिक्रीज़ करते हैं और इसका टारगेट क्या है कि हम यूरेट की लेवल को अगर 6 मिलीग्राम पर डिसिलीटर से डिक्रीज़ करें तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब यूरेट लोअरिंग थेरेपी हम मेनली इन 4 कंडीशन में यूज़ करते हैं। अगर एक्यूट गाउट के रिकरेंट अटैक होते हो, बार बार एक्यूट गाउट के अटैक होते हो, तो इसमें हम यूरेट लोअरिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। और अगर 1 और मोर देन 1 जॉइंट में टाफी की फॉर्मेशन हो गई हो तो फिर भी हम यूरेट लोअरिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। नेफ्रोलिथिसिस मीन्स किडनी स्टोन्स की सूरत में भी हम यूरेट लोअरिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें बोन या जॉइंट डैमेज की एविडेंस हो कि डिजीज़ की सूरत में बोन और जॉइंट की डैमेज हो गई हैं तो फिर भी हम यूरेट लोअरिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। यूरेट लोअरिंग थेरेपी में एलोप्यूरिनोल ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये जिंतीन ऑक्साइडेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। जिंतीन ऑक्साइडेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि यूरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी ये जिंतीन ऑक्साइडेज को इनहिबिट करती हैं तो एज अ रिज़ल्ट यूरिक एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती हैं। इसको बेसिकली यूरिक एसिड ओवर प्रोड्यूसर में यूज़ किया जाता है। यूरिक एसिड ओवर प्रोड्यूसर वो होते हैं जिसमें यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल 600 मिलीग्राम पर 24 आवर से इंक्रीज़ हो। एलोप्यूरिनोल की यूज़ करने के टाइम पे एक प्रिकॉशन ये है कि आपने एक्यूट अटैक के 1 मंथ की ड्यूरेशन में इसको यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को एक्यूट अटैक हो गए हैं तो आपने एलोप्यूरिनोल को 1 मंथ के बाद इस पेशेंट में स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एलोप्यूरिनोल एक्यूट अटैक भी काज कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसमें एलोप्यूरिनोल देना स्टार्ट हो गए हैं तो अगर इसमें एक्यूट अटैक भी आते हो फिर भी आपने इसमें एलोप्यूरिनोल को कंटिन्यू करना है। एलोप्यूरिनोल के थ्रू एक्यूट अटैक से बचने के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि एलोप्यूरिनोल के स्टार्ट करने से पहले आपने इसमें 2 to 4 वीक्स तक एनसेड्स और कोल्चिसिन देने हैं और थेरेपी स्टार्ट करने के बाद भी आपने 4 वीक्स तक एनसेड्स और कोल्चिसिन देने हैं। तो इसके थ्रू एक्यूट अटैक जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं। एलोप्यूरिनोल की मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये स्किन रैश और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट काज कराती हैं और इसकी मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज कराती है। फ्लोक्सोस्टेट भी एक नॉन प्यूरिन जेंथीन ऑक्साइडेज इनहिबिटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी यूरिक एसिड की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कराता है। जब कोई पेशेंट एलोप्यूरिनोल को इंटॉलरेंट हो या एलोप्यूरिनोल की फेल्यूर हो जाए या कोई पेशेंट है जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो इन कंडीशन में आप फ्लोक्सोस्टेट को यूज़ कर सकते हैं। यूरिकोसोरिक एजेंट जिसमें प्रोबेनेसेट्स और सल्फेनपायराजोन आते हैं, ये क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करा देते हैं। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड को ये इंक्रीज़ करते हैं। तो इस वजह से ये मेनली अंडर एक्सक्रीटर्स ऑफ यूरिक एसिड में इस्तेमाल होते हैं। वो पेशेंट जो कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन सही तरीके से नहीं कर पाते हो उसमें मेनली ये यूरिकोसोरिक एजेंट यूज़ होते हैं। और यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीटर उसको कहते हैं जिसमें यूरिन यूरिक एसिड 600 मिलीग्राम पर 24 आवर से डिक्रीज़ हो। और लास्ट जो एजेंट है जिसको हम गाउट पेशेंट में देते हैं वो है पेग्लोटिकेज। पेग्लोटिकेज एक बायोलॉजिक एजेंट है जिसको हम इंट्रावेनसली देते हैं। ये मेनली टोपेशियस गाउट जो कि स्टैंडर्ड थेरेपी को रेजिस्टेंट हो उसमें यूज़ होते हैं। टॉपी की फॉर्मेशन मेनली क्रोनिक गाउट में होती है। तो वो टोपेशियस गाउट जो कि स्टैंडर्ड थेरेपी को रेजिस्टेंट हो उसमें हम पेग्लोटिकेज देते हैं।
इसके अलावा ये हाइपरयूरेसेमिया के कंट्रोल करने में और ट्रैफिक के रेगुलेशन में हाईली इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि जहाँ भी इसको इन्फ्यूज़ किया जाता है वहाँ पे ये इन्फ्यूजन रिएक्शन काज करते हैं, जिसको हम एंटीहिस्टामीन्स और स्टेरॉइड से मैनेज करते हैं। इसके अलावा इसकी थेरेपी की फ़र्स्ट 3 मंथ में ये एक्यूट अटैक काज करते हैं और इसके साथ साथ बॉडी में इसके रिस्पांस में एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाउट। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।